हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ हर्ष और आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल नई करंट अफेयर की सीरीज को, जिसमें हम भारत के सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उन सारी घटनाओं का एक करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, क्या अलग होगा हमारी सीरीज में? करंट अफेयर की सीरीज तो बहुत सारी चलती है, ठीक है? लेकिन हमने कोशिश ये किया है कि भारत की वो सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे एग्जाम से संबंधित है, ना कि सारे कचरा, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे और क्वेश्चन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हो सकते हैं, वो सारे तथ्य हम आपको जोड़ के बताएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन उस आपके परीक्षा में छूट ना जाए, ठीक है? और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सब हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईएफएफएम 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या है? आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता। दोस्तों, आप सबको पता है, प्रश्न लिखा है तो आंसर तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं आंसर बताऊं इसके पहले आप कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है? 2 ही चीजें होंगी, या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका आंसर हो सकता है कि गलत हो जाए। लेकिन अगर गलत भी होता है ना, तो ये आप ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में जब आपके सामने सेम क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद आएगा कि इस क्वेश्चन को हमने गलत किया था या सही किया था। तो आप वहाँ पे आपके सही होने की संभावना 100% हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर पहले आप दीजिए, फिर हम बताते हैं। और उम्मीद करते हैं आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड जीतने वाले जो अभिनेता हैं, दी वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी। इनको कौन नहीं जानता है, इनको सब लोग जानते हैं। तो पंकज त्रिपाठी की बात करेंगे। एक बात समझिए, आईएफएफएम का पूरा नाम क्या है? आईएफएफएम का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। क्या नाम है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। वहां पे ये जो अवार्ड समारोह है वो आयोजित किया गया था, जिसमें आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन किसे दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को। एक बड़ी ही फेमस पर्सनालिटी है और ये इनका सबसे फेमस जो वेब सीरीज है वो है मिर्जापुर। आपको पता है मिर्जापुर का बड़ा फेमस डायलॉग है, गद्दी पे हम बैठे चाहे मुन्ना भैया, रूल दोनों के लिए एक ही होंगे। इसी डायलॉग से मुझे एक बात याद आती है। आप सबको पता है करंट अफेयर के किंग है हमारे गौरव सर, और गौरव सर के नाम लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसी डायलॉग को थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूँ कि स्क्रीन पे कुमार गौरव सर रहे या हर्ष भैया, करंट अफेयर दोनों का परफेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी के बारे में एक बात आपको पता है कि पंकज त्रिपाठी मूलतः बिहार राज्य के हैं। कौन से राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज और मूवी में काम किया है और बहुत सारी ऐसी मूवी में काम किया है जो कहीं ना कहीं सोशल मैसेज भी देती है। और उसके बाद आपको पंकज त्रिपाठी के बारे में एक और बात बता दें, जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर और मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो पंकज त्रिपाठी जी हैं, ये टूरिज्म के मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप में से कोई मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। क्लियर है दोस्तों बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो सर मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर, यानी उसको प्रमोट करते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि अवार्ड की बात आई और अवार्ड में अभिनेता की बात आई, तो एक बड़ा फेमस अवार्ड होता है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला किसको है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला किसको है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बार का किसको दिया गया है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? अर्थात यहाँ पे अगर किसको दिया गया है बात आती है तो ध्यान रखिएगा, मैं दो संदर्भ में आपसे जानना चाह रहा हूँ।
और उसमें से पहला संदर्भ ये है बेस्ट एक्टर किसको मिला है और दूसरा संदर्भ ये है कि बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो इसमें से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो एक आदमी को ना मिलके दो लोगों को मिला है, और दो वो कौन कौन से हैं, उनमें से एक है ममूटी। क्या नाम है? ममूटी। अब भी सोच रहा हूँ कैसा नाम है, पर ये साउथ में ऐसे नाम चलते हैं। ठीक है, ममूटी ठीक है, ममूटी वगैरह। ठीक है, और एक किसको मिला है? एक मिला है कार्तिक आर्यन को। किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को। सर कार्तिक आर्यन को तो हमें लगता है कि सब जानते होंगे। बिल्कुल जानते होंगे कार्तिक आर्यन। भूल भुलैया जो मूवी बनी है 3 उसमें कार्तिक आर्यन ने लीड एक्टर की भूमिका भी निभाया है। ठीक है, और इनकी खास बात क्या है, मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाने के शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर मध्य प्रदेश की बात आएगी तो मैं कहीं पे एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, और वो सारी बातें आपको बताऊंगा। तो कार्तिक आर्यन के संदर्भ में ये है कि कार्तिक आर्यन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के हैं। कौन से जिले के हैं? ग्वालियर जिले के हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपकी जानकारी में एक बढ़ोतरी हो गई। फिर दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा ये अवार्ड मिला है यामी गौतम। किसको मिला है? यामी गौतम को मिला है। यामी गौतम आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यामी गौतम, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। गौतम लिख गया है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, यामी गौतम। ठीक है, और इनकी फेमस बात ये है कि आदित्य धर की वाइफ भी है। कौन से आदित्य धर सर? धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की जो वाइफ है वो है यामी गौतम जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो जल्दी से आंसर बताइए। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है जयपुर। क्या होगा? जयपुर। ठीक है, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो लगता है गलत आंसर बता दिया, आप बोल रहे हैं कि सही आंसर दिया है। कोई बात नहीं, तब भी सिलेक्शन आपका होना है, 100% तय है। ठीक है, आगे देखिएगा, कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन की बात की जाए, स्लाइड थोड़ा सा ऊपर चली गई है। अंतरराष्ट्रीय जो है कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन की बात की जाए तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर में आयोजित किया गया। और आपको पता है कि जयपुर कौन से राज्य की राजधानी है? तो जयपुर राजधानी है राजस्थान की। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन के बारे में तो हम जानेंगे ही, थोड़ा सा जयपुर के बारे में हम बेसिक बातें समझ लेते हैं। ठीक है, उम्मीद मुझे पता है कि आप लोग सब जयपुर के बारे में लगभग लगभग जानते होंगे कि भारत की जो पिंक सिटी है वो किसे कहते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया, वो जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। फिर एक बात आपको और पता है कि जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की क्या है? राजधानी है। फिर तीसरी बात जयपुर के बारे में ये है कि जयपुर को बसाने वाले व्यक्ति का नाम था सवाई जय सिंह। क्या नाम था? सवाई जय सिंह। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन जो है वो सबसे पहली बात तो इसका आयोजन कब किया गया? आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक किया गया। दोस्तों, परीक्षा का ट्रेंड अब बदल चुका है, तो ये तो पूछेगा ही कहाँ किया गया, लेकिन कई बार आजकल ये पूछ लेता है कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक किया गया है। अब चूंकि आप लक्ष्यवीर में पढ़ रहे हैं तो आपका इतना भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल जीरो कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है 31 जुलाई से 2 अगस्त तक किया गया है। हर छोटे से छोटी बात आपको बताएंगे, छोटे से छोटा क्वेश्चन आपका क्लियर करेंगे। यानी अगर आपसे पूछे कि कितने दिन तक ये चला, तो ध्यान रखिएगा ये सम्मेलन 3 दिवसीय था। कितना था? 3 दिवसीय था। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी, इसकी जो थीम है, थीम पूछता है कई बार विषय क्या था, किस विषय पे इस आयोजन को किया गया। तो इसका जो विषय है वो है पीस मेडिटेशन। पीस मेडिटेशन। पीस मेडिटेशन एंड एंड रूल ऑफ लॉ। एंड रूल ऑफ लॉ।
पीस, मेडिटेशन एंड रूल ऑफ लॉ, इस विषय पे आधारित ये समझौता था। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ और अगली बात आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे जो शब्द लिखा है कॉमनवेल्थ, क्या लिखा हुआ है? कॉमनवेल्थ शब्द लिखा हुआ है। तो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होगा? नाम से तो समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा धन जो सबके लिए कॉमन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ नाम क्यों पड़ा, क्या कारण है, कौन से देश शामिल है और क्या क्या इसमें बातें हैं। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट को हम देखेंगे। तो अगर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ शब्द के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कॉमनवेल्थ के बारे में बात करें, कॉमनवेल्थ के बारे में अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। और कॉमनवेल्थ देश कौन से होते हैं सर? ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ देश वे स्वतंत्र देश हैं, वे स्वतंत्र देश हैं, देश जो पूर्व में, पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। यस और नो? क्या थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। सर उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन ने जिन देशों को गुलाम बनाकर रखा था, ठीक है, या जब कभी पूर्व काल में ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उन सारे देशों का समूह कॉमनवेल्थ कहलाता है। हालांकि आज उनमें से कोई भी देश ब्रिटेन का गुलाम नहीं है, सारे देश लगभग क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी गुलाम थे, और गुलाम किसके थे? ब्रिटेन के। तो वे सारे स्वतंत्र देश जो पूर्व में क्या थे? ब्रिटेन के गुलाम थे, उन सब देशों को क्या बोला जाता है? कॉमनवेल्थ बोला जाता है। इनके बीच में समझौता होता है, इनके बीच में संधियां होती है, इनके बीच बीच में गेम्स भी होते हैं जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो एक बात और समझिएगा, आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये आया कि सर कॉमनवेल्थ देश क्या है? तो वो देश जो ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन ये बता दीजिए कि ऐसे देशों की संख्या कितनी है जो कॉमनवेल्थ में शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे देशों की संख्या कुल कितनी है? 56 है, जिनमें भारत भी एक देश है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। जयपुर के बारे में आपने जान लिया होगा, मध्यस्थता सम्मेलन कब से कब तक हुआ ये भी पता चल गया होगा, और उस सम्मेलन की थीम क्या थी ये भी आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है मार्केट डिस्टॉर्शंस, मार्केट डिस्टॉर्शंस इंडेक्स, मार्केट डिस्टॉर्शंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत 82वें नंबर के स्थान से बढ़कर अब वर्तमान में कहां पहुंच गया है? यानी कि मार्केट डिस्टॉर्शंस परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक पहले 82 थी, 82nd थी। ठीक है, मतलब 82nd थी, और 82nd से बढ़ करके यानी वर्तमान में कहा आ गया है? तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्थान पे पहुंच चुका है। अगर लगता है किसी को तो आंसर पता है तो आप प्लीज बता दीजिए, और नहीं लगता है तो एक ब्रह्मास्त्र है ये हमारे पास, और उस ब्रह्मास्त्र को कहते हैं तुक्का। 100% तुक्का सही होगा, आप लगा के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लगा ही लिए होंगे। तो वो आंसर है क्या? 57। क्या है? 57 है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर यहाँ तक डाउट नहीं तो एक बात बताइए सर, ये 82 से निकल के कहाँ पहुंच गया? 57 पहुंच गया है, तो इसके सुधार हुआ है या खराबी हुई है? ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। क्या हुआ है? बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत की ओर आकर्षित हो सकते हैं इन सारी चीजों को देख करके। तो ये सारी चीजें क्या है? दिखाता है कि हम तेजी से सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा, मार्केट डिस्टॉर्शंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 2026 की, जिसमें कौन सी रैंक है? 57 रैंक है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मेक्सिको में, मेक्सिको में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर राजदूत किसे कहते हैं? राजदूत, पहले के जमाने में सर मोटरसाइकिल आती थी वो राजदूत? बिल्कुल नहीं, वो राजदूत नहीं। यहाँ राजदूत कहते हैं एम्बेसडर को। किसे कहते हैं? सर एम्बेसडर भी तो गाड़ी होती है, वो गाड़ी भी नहीं, वो राजदूत भी नहीं, वो कार भी नहीं। एम्बेसडर बोलते हैं व्यक्ति को। हर देश का अपना एक राजदूत होता है जो कहाँ भेजा जाता है? दूसरे देशों में भेजा जाता है, और भारत ने भी भेजा है।
और भारत ने अभी हाल ही में लेटेस्ट किसको भेजा है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट भेजा है नागुलखम जैथोम गैंगेट को भेजा है कहाँ, मैक्सिको। कहाँ भेजा है, यानी मैक्सिको में भारत के जो राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं, नागुलखम जैथोम गैंगेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन में क्या सही है, ये वाला सही है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कई बार राजदूत से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजदूत किसको नियुक्त किया गया है। अब चूंकि ये नियुक्ति अभी हाल ही की है, वर्तमान की है, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना भी हमारी बहुत अधिक है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी किस देश की मीडिया सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से देश की मीडिया सबसे ज्यादा स्वतंत्र है या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन हमारा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। बताइए फटाक से, इंतजार है। उम्मीद करता हूं सबके सब आंसर लगा चुके होंगे, सब कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर आ गए होंगे। और ध्यान रखिएगा इन चारों में से जो पहले स्थान पे रहा है उस देश का नाम है नॉर्वे। क्या नाम है, नॉर्वे। क्लियर है दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां की मीडिया सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, भारत की तरह बिल्कुल नहीं। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है। अगर सरकार सही कर रही तो सही, गलत कर रही है तो गलत बताने की हिम्मत रखती है। ठीक है, अब यहीं पे एक प्रश्न ये उठता है, नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, तो ओस्लो। राजधानी कौन सी है, ओस्लो। राजधानी कौन सी है, ओस्लो। सर कौन से महाद्वीप का देश है नॉर्वे, तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है, ये यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, महाद्वीप कौन सा है, ये इसका यूरोप। जैसे भारत कौन से महाद्वीप में आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है, यानी उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां भारत देश आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्वे का जो उपनाम है, जो दूसरा नाम है, इसको कहते हैं अर्धरात्रि का देश। क्या कहते हैं, अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है। ठीक है सर, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्वे में बड़ी कम समय के लिए रात होती है, यानी रात को भी आप यहाँ पे सूरज देख सकते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, अर्धरात्रि का देश। एक क्वेश्चन और आपके लिए, आप बताइए उगते सूरज का देश किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, एकदम मजेदार क्वेश्चन। भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्या बताना है कि कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। आप बताइए, आपके इन दो प्रश्नों का इंतजार हमें है कि आपका जैसे ही आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में हम आपको बताना शुरू कर देंगे। हम देखेंगे बाद में कमेंट बॉक्स चेक करेंगे कि कितने लोगों ने सही सही बताया है। ठीक है, चलिए बताना शुरू करिए। पहला प्रश्न, उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, यानी विश्व में कौन सा देश है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, बताएं फटाक से, फटाक से बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने सही करके बताया होगा, बिल्कुल सही सही बताया होगा। वीडियो को पॉज करके बता लीजिए ज्यादा दिक्कत हो तो। ठीक है, अब देखते हैं मिलाइएगा आप कितनों का आंसर सही है। उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं, किसे कहते हैं, जापान को। और दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि भारत के 28 राज्यों में से सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। सर अरुणाचल प्रदेश में होता है, बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे होता है। इसका पता है आपको, अरुणाचल प्रदेश का नाम ही अरुणाचल प्रदेश क्यों है, क्योंकि इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो एक शब्द मिलेगा अरुण और एक शब्द मिलेगा अंचल, यानी अरुण का अंचल प्रदेश कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब होता है सूर्य, ये बात सबको पता है। क्या पता है, क्योंकि सूरज सबसे पहले यहाँ उगता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है दोस्तों, तो आप देखिए एक प्रश्न से कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके, हो गए। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा, यानी कि भारत की मीडिया कितनी फ्री है ये आपको बताना है, रैंक बतानी है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप कहिए तो मैं ऑप्शन दे दूं आपको। चलिए ऑप्शन देते हैं, करके देखिए। ठीक है, करके देखिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि भारत की रैंक क्या है। ठीक है, भारत की रैंक क्या है, 136, 137, 156, 157।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंडिया की रैंक क्या है। वैसे ही पता है आपको भारत की मीडिया क्या है, तो रैंक बताने की जरूरत नहीं है। आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि भारत की मीडिया कर क्या रही है। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम आपको भारत की मीडिया के बारे में कुछ बात बताते हैं। ठीक है, सब लोग सही आंसर दिए होंगे, क्या होगा? ये जल्दी बताइए, किस पे हाथ रखूं? तो सही आंसर है 157। कौन सी रैंक है? 157 रैंक है भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब 157 जो रैंक है भारत की, 157 जो रैंक है भारत की, ये किसी से छुपी नहीं है। यानी भारत की मीडिया मीडिया एकदम डम्ब मीडिया है। डम्ब मीडिया कैसे है सर? मैं बिल्कुल खुल के इस बात की आलोचना करना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था तो भारत की मीडिया प्रोटेस्ट को कवर ही नहीं करी। वो तो शुक्र है भारत में सूचना क्रांति का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें हर व्यक्ति के पास मोबाइल था, इंस्टाग्राम यूट्यूब भरा पड़ा था स्टूडेंट के आंदोलन से। लेकिन कहीं भी मीडिया में इस बात की कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि यहाँ पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि छात्रों के लिए इस देश का मीडिया नहीं खड़ा हुआ, इस देश का मीडिया जाकर खड़ा हो गया सरकार के पक्ष में। और मीडिया कैसे ही कर रहा था, मीडिया कैसी रिपोर्टिंग कर रहा था? मीडिया दिखा रहा था कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मारपीट कर रहा है, लेकिन सही प्रोटेस्ट दिखाने की हिम्मत नहीं थी किसी में, जो स्टूडेंट मांग कर रहे थे। हाँ, मानता हूं कि 100 बच्चे रहे होंगे तो 40 अराजक रहे होंगे, 60 अराजक रहे होंगे, लेकिन 40 बच्चे तो थे जो जेन्युइन मांग कर रहे थे, जो अपने हित की मांग कर रहे थे, पेपर लीक ना होने की मांग कर रहे थे, सही समय से पेपर करवाने की मांग कर रहे थे। लेकिन देख लीजिए भारत की मीडिया को, मैं उसके लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगा भारतीय मीडिया के लिए, मृत हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है भारत की मीडिया। अब इसमें कोई दम नहीं रहा। भारत की मीडिया सरकार के पक्ष में जाके इस प्रकार से खड़ी हो गई है कि अपनी मांग करने वालों को भी वो किसी भी प्रकार आतंकवादी, नक्सलवादी, अर्बन नक्सलिस्ट कुछ भी बताने के लिए तैयार है। लेकिन स्टूडेंट को स्टूडेंट कहने की हिम्मत आज भी भारत की मीडिया में नहीं है। लेकिन जब तक हम टीचर्स है, हम कभी भी स्टूडेंट्स के हित की बात करने से कतराएंगे नहीं, हमेशा करते रहेंगे, हमेशा उन बातों को उठाते रहेंगे। और आप सबका सपोर्ट रहा तो आप लोग देखिएगा, एक दिन हम बात वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरे दम से कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे हौसला है, हिम्मत है, क्षमता है, पूरी क्षमता के साथ हम आपकी बात रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब एक बात समझिएगा, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो रही है तो हम आपको आधी जानकारी क्यों दें। अब आप बात पूछेंगे कि सर वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स विदाउट विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस संस्था का नाम है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है। सर एक बात बताइए, इतना बता ही दिए हैं तो बता दीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पे है? फ्रांस में। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे हमने आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की सारी बातें बता दी। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया है? यानी दुर्लभ मृदा तत्वों को निकालने के लिए, उसके उत्खनन के लिए लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। कौन कौन से चार ऑप्शन है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, चार राज्य हैं। आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। उम्मीद करता हूं सबने सही आंसर दिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, जितने भी दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं उनकी खोज की जाएगी, उनका एक्सप्लोर किया जाएगा और उनको निकाला जाएगा ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके दुर्लभ मृदा तत्वों के मामले में। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे क्योंकि एक बात यह आ गई कि किसने लाइसेंस जारी किया है? राजस्थान ने। तो राजस्थान ने कौन कौन सी तहसील को शामिल किया है इस लाइसेंस में? तो ध्यान रखिएगा, नवागढ़ तहसील। कौन सी तहसील? नवागढ़ तहसील को शामिल किया है, राजस्थान की तहसील है। और दूसरी तहसील कौन सी है? शेरगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील है? शेरगढ़ तहसील है। इन दो तहसीलों में एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, इन दो तहसीलों में क्या किया जाएगा? एक्सप्लोरेशन किया जाएगा।
ठीक है, शेरगढ़ तहसील। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आपको एक बात हमको बताना है, आपको एक बात ये बताना है कि यहाँ पे जो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के बारे में एक बात तो आपको क्लियर है। एक बात क्या क्लियर है? पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा कह सकते हैं डेंस राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। आई बात समझ में? यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1100 से अधिक लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 1100 से भी अधिक लोग रहते हैं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? बिहार में। अभी जो जनगणना होगी तब तो न जाने कितने हो गए होंगे, ये तो 2011 का आंकड़ा है। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो आपको पता है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है। सर कितना बड़ा राज्य है? कितना बड़ा राज्य? इतना बड़ा राज्य है? हाँ, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल तो नहीं बड़ा राज्य है। कितना बड़ा राज्य है सर? इसका क्षेत्रफल है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरे भारत का 10.41% क्षेत्र को कवर करता है। यानी आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। कितना क्षेत्रफल है? 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। सर कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है? तो 10.41% भाग पे राजस्थान फैला हुआ है। और आपको पता है राजस्थान की जो राजधानी, अभी अभी हम आपको बताया है, जयपुर, और इसके बारे में बताया कि इसको बसाया कौन है? सवाई जयसिंह ने बसाया है, और इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जहां पे अभी अभी 31 जुलाई को कॉमनवेल्थ मध्यस्थता सम्मेलन हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बारे में बात ये है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कितना क्षेत्रफल है सर इसका? इसका क्षेत्रफल है 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 308,252 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखिएगा। और पूरे पूरे मध्य ये भारत का ये 9.38% क्षेत्रफल कवर करता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है दोस्तों? अब आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में खास बात यह है कि जल के साथ सीमा बनाने वाला दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य। किसके साथ? जल के साथ सीमा बनाने वाला ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए भारत के मैप की बात करें तो भारत का मैप कुछ ऐसा बनता है, और यहाँ पे है तमिलनाडु। यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु किसके साथ सीमा बनाता है? जल के साथ। किसके साथ बनाता है? जल के साथ। और ये जल के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। और जल, ध्यान रखिएगा सीमा कितनी बनाता है? 1068.69 किलोमीटर की। कितनी बता है? 1068.69 किलोमीटर की। ठीक है, अभी आपको पता है तमिलनाडु के नए नए सीएम बने हैं, और एक एक्टर सीएम बन गया है। उस एक्टर बहुत फेमस एक्टर है। मुझे लगता है आप में से शायद ही कोई हो जो उस एक्टर का नाम ना जानता हो, जो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए, बहुत बड़ी बात है। जल्दी से उस व्यक्ति का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप बताएंगे तैसे ही हम आपको बता देंगे उस एक्टर का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, उस एक्टर का नाम है विजय थालापति। क्या नाम है? विजय थालापति। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है ये है। ठीक है, स्थानीय शासन और ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय शासन और ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने हेतु दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आपके पास चार ऑप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। मुझे पता है लक्ष्यवीर में जो जुड़ा होगा वो बिल्कुल अपने लक्ष्य को लेकर सचेत होगा, और वो इतना जागरूक होगा, इतना जिंदा दिमाग का इंसान होगा कि उसने यहाँ पे से अब तक अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो भी रहा होगा तो उसने एलिमिनेट कर लिया होगा। 100% कह रहा हूँ कि इन चारों में से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, और आप बड़े आराम से उसको एलिमिनेट कर लिए होंगे। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग जो एलिमिनेट किए होंगे वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यानी ये आंसर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत की बात है। किसकी बात है? ग्राम पंचायत की। और यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अर्बन अफेयर्स, शहरी मंत्रालय। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो चला गया। अब बचे 3 ऑप्शन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें आंसर होने वाला है। और मुझे पता है कि आप लोग सही सही ही बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, चले आगे। अब दानवीर योजना के बारे में समझिएगा। पहली बात तो ये है, दानवीर कौन होता है? दानवीर मैं भी हो सकता हूँ, दानवीर आप भी हो सकते हैं, दानवीर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, दानवीर कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसकी पहली शर्त क्या है? दान को देने वाला वीर ही क्या है? दानवीर है। सर यहाँ पे दानवीर पंचायतों के संबंध में कहा गया है, तो यहाँ पे दानवीर का मतलब बता दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, हमारी आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे पास डिजिटल गैजेट है, आपके पास टैब होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन्स होंगे, और एक एक दो दो तीन तीन होंगे। लेकिन वहीं भारत में कहीं दूर वंचित गांव में, ग्राम पंचायत में कई व्यक्ति ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास डिजिटल एसेसरीज, डिजिटल उपकरण कोई नहीं है, जिससे वो पढ़ाई से और डिजिटली एडवांसमेंट से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वंचित रह जाते हैं। तो अब सरकार ने एक पहल चालू की है, दानवीर योजना। अब आप क्या कर सकते हैं? आप दानवीर पहल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? आप, अगर आपका पुराना कोई कंप्यूटर पड़ा है तो आप कंप्यूटर को दान दे सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप पड़ा है तो आप लैपटॉप को दान दे सकते हैं। अगर टैब पड़ा है तो टैब को दान दे सकते हैं। यानी कि वो चीजें जो आपके कम उपयोग की है वो आप दान दे सकते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा, खुराफाती दिमाग है सर, खराब पड़ा है दे सकते हैं, वो बेचारों को काहे परेशान करेंगे, हैं? वो परेशान नहीं हो जाएँगे आप उनको खराब दे देंगे तो। आपको पता है आशीर्वाद की जगह श्राप दे देंगे। इसलिए श्राप ना लीजिएगा, दीजिएगा तो अच्छा दीजिएगा, चलता-फिरता दीजिएगा, बेचारे बेचारे जो हैं, वो बेचारे पढ़ सकें, अपने आप को डिजिटली एडवांस कर सकें और उन तक भी सुविधाएँ पहुँच सके। आ रही बात समझ में? ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये दानवीर योजना का क्या है? मुख्य लक्ष्य है। सर एक बात बताइए, एक बात समझ नहीं आ रही कि दानवीर योजना का क्या कोई फुल फॉर्म भी हो सकता है क्या? सर, दानवीर योजना का कोई फुल फॉर्म हो सकता है? बिल्कुल, अब आपके दिमाग में प्रश्न आया है तो हो तो सकता है। देखिए, अगर दिमाग में आपके प्रश्न आया है, भले ही हमारा लाइव सेशन नहीं है, पर मैं आपके दिमाग के प्रश्न को समझ सकता हूँ, आप जानना क्या चाहते हैं। अगर आप हम पे भरोसा दिखाएँ, लक्षवीर पे भरोसा दिखाए हैं, तो मतलब आप इस भरोसे के साथ जुड़े हैं कि जानकारी तो पूरी मिलेगी। और उस जानकारी को पूरा देने के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं और पक्का पूरी जानकारी देंगे, ठीक है? तो दानवीर योजना का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी का पूरा नाम है डिजिटल। क्या नाम है? डिजिटल। फिर ए आता है तो ए का पूरा नाम है एडवांसमेंट। क्या नाम है? एडवांसमेंट। एडवांसमेंट। क्लियर है दोस्तों? डिजिटल एडवांसमेंट एंड एंड एक्सेस नेटवर्क। एक्सेस एक्सेस नेटवर्क। क्या नाम है? डिजिटल एडवांसमेंट एंड एक्सेस नेटवर्क ऑफ ऑफ विलेज ऑफ विलेज विलेज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। दोस्तों राइटिंग गलत हो सकती है पर इरादा एकदम सही है, ठीक है। तो जहां पे नहीं समझ में आएगा एक बार पॉज कर लीजिएगा, मैं बोलता भी इसीलिए चल रहा हूं कि जहां पे आपको दिक्कत जाए लिख लीजिएगा, डिजिटल एडवांसमेंट एंड एक्सेस नेटवर्क ऑफ विलेज एम्पावरमेंट एंड 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 ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस एंड रिसोर्सेस एंड रिसोर्सेस। ठीक है, ये दानवीर का पूरा नाम है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न होगा सर ये दानवीर पहल चालू कब की गई? तो ये चालू की गई 29 जुलाई 2026 को। और एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहते हैं, 29 जुलाई को एक बहुत प्यारा दिवस आता है जानवरों को लेकर के। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाक से, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से फटाक से बता ही दिए होंगे, और शायद ही कोई होगा। ना चूके चौहान। बिल्कुल, आज बिल्कुल सही सही आंसर बता देना 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, मुझे पता है लक्षवीर में जो पढ़ने आए हैं बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाघ दिवस
मनाया जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न और आपसे चलते चलते पूछ रहा है, अगर बाघ का नाम आ गया है तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये आपके प्रश्न में, आपके पेपर में पूछ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे आपको बताते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसे कहते हैं? कैलाश सांखला, कैलाश सांखला को कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब यहीं पे एक बात आता है कि टाइगर प्रिंसेस किसे कहा है? टाइगर प्रिंसेस, टाइगर प्रिंसेस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, टाइगर प्रिंसेस कहा जाता है लतिका नाथ को। किसे कहते हैं? लतिका नाथ एक वुमेन है जिनको क्या कहा जाता है? टाइगर प्रिंसेस कहा जाता है। ठीक है, एक बात और बताए आपको, यहाँ पे क्योंकि दानवीर योजना आई है तो दानवीर योजना की थीम पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है यहाँ पे? दानवीर योजना की थीम पूछ सकता है। तो दानवीर योजना की थीम है गिव बैक टू योर विलेज। क्या है? गिव बैक, गिव बैक टू टू योर विलेज, गिव बैक टू योर विलेज, ये किसकी थीम है? दानवीर योजना की। सर इंग्लिश मीडियम में भी कुछ लिख दिया करिए। बिल्कुल लिख देते हैं, काहे बुरा मान रहे हैं। गिव बैक टू योर विलेज, भाई से भी हमारी अंग्रेजी बहुत है अच्छी, बहुत है ज्यादा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मजाक कर रहे हैं, हमारी अंग्रेजी बस उतनी नहीं अच्छी जितनी कपिल शर्मा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रमंडल जो स्वर्ण पदक है उसे जूडो में किसने जीता है? ठीक है, देखिए राष्ट्रमंडल फिर आ गया। क्या आ गया? राष्ट्रमंडल फिर आ गया, कॉमनवेल्थ फिर आ गया। हमने आपको बताया था कि इनके बीच में संधि होती है, समझौते होते हैं, युद्धाभ्यास होता है, इनके बीच में गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक, काहे में? जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन है? बताइए। तुलिका मान है, अस्मिता डे है, लिंथोई चाम्बवाम है, या गरिमा चौधरी है? बताइए इनमें से कौन है? जल्दी से बताइए कौन है, जल तुक्का कर लगाइए। सबसे अच्छा नाम क्या लग रहा है? मुझे तो सबसे बढ़िया नाम लग रहा है डे। क्या लग रहा है? डे, यानी आंसर भी क्या है? अस्मिता डे है। और अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता है जूडो में, क्योंकि ये उपलब्धि पहली है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये पहली उपलब्धि है भारत की इसलिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाती है। सर अस्मिता डे के बारे में बताइए, अस्मिता डे कहाँ की है? ध्यान रखिएगा, अस्मिता डे त्रिपुरा की है। कहाँ की है? त्रिपुरा की है। अस्मिता डे अगर त्रिपुरा की है तो कौन से कैटेगरी में जीती है सर? इन्होंने जीता है 48 केजी कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? 48 केजी कैटेगरी में, क्योंकि पहला स्वर्ण इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। त्रिपुरा के बारे में बताइए, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। आपसे एक प्रश्न ये है कि त्रिपुरा कौन से देश के साथ सीमा बनाता है? फटाक से बताइए, कौन से देश के साथ? मुझे पता है आप लोग बता दिए होंगे। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। और त्रिपुरा की स्थिति कुछ ऐसी है भारत में कि जैसे अगर मैं ये भारत का मैप बनाऊं तो ये जो राज्य है ये राज्य है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसीलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम है 0 डिग्री सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा है? 0 डिग्री सीमा रेखा। यस और नो? क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको कवर करने हैं। यहाँ से ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है कि त्रिपुरा कौन से देश के साथ बनाता है और सीमा रेखा का नाम क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट बातें हो सकेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस सब हम आपको कवर कराएंगे। लास्ट में केवल आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी राष्ट्रीय कृषि विकास एक योजना है, इसमें हमेशा क्या होती है? हर साल किस्त दी जाती है, और किस्त जो दी जाती है
तो उसमें पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त ऐसे किस्त जाती है। तो पहली किस्त तो जा चुकी थी, ठीक है, और दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन सा बना है भैया, आपको बताना है। मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र या तमिलनाडु है। तो मुझे पता है आप लोग सबने सही आंसर दिया होगा, और सही आंसर है क्या, महाराष्ट्र। यहाँ पे बात आई है क्वालिफाई करने की, क्या करने की, क्वालिफाई, यानी क्वालिफाई मतलब कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, और उसी क्राइटेरिया को जब हम क्वालिफाई करेंगे तो अगली किस्त आएगी, यस और नो। और ध्यान रखिएगा वो क्राइटेरिया क्या है, पहली किस्त, कौन सी किस्त, अगर दी गई पहली किस्त, इस योजना के तहत दी गई पहली किस्त का अगर अगर 60% से ज्यादा हिस्सा कोई राज्य खर्च कर लेता है, तो वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाता है, काहे के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र बन गया है। क्लियर है दोस्तों, इसने 80% से भी ज्यादा पैसे को यूटिलाइज कर लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन व्यक्तिगत सामान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सामान बुकिंग सेवा कब शुरू किया है। कब शुरू किया है, तो आपके पास ऑप्शन है 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई या 1 अगस्त। ध्यान रखिएगा ये शुरू हुआ है 31 जुलाई 2026 के दिन। कब हुआ है, 31 जुलाई 2026 के दिन। सर एक बात बताइए कि ये व्यक्तिगत सामान बुकिंग सेवा होती क्या है, सर ये व्यक्तिगत सामान बुकिंग सेवा होती क्या है। तो ध्यान रखिए, पहले अगर हमको रेलवे में, कहा, रेलवे में अगर हमको कोई सामान मान लीजिए रीवा से इंदौर भेजना होता था, तो हम क्या करते थे, पहले रेलवे के ऑफिस जाते थे। रेलवे की ऑफिस जाकर के हम पहले बुकिंग कराते थे कि इस तारीख को इतने बजे इस ट्रेन से हमको सामान भेजना है। यानी हर काम हमको मैन्युअली करना पड़ता था ऑफिस में जा करके। लेकिन जब ये वाली सेवा शुरू की गई, तो अब क्या होता है सर, अब ये सेवा हो गई है ऑनलाइन। क्या हो गई है, ऑनलाइन। यानी आप घर बैठे भी अपने लगेज को बुक कर सकते हैं कि हमको इस दिन, इस तारीख को, इतने बजे इस ट्रेन से अपना लगेज भेजना है। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो आप यहाँ से इस माध्यम से भेज सकते हैं, ऑनलाइन ये कर दिया गया सुविधा, ठीक है। सर सब तो बता दिए, वो ऐप भी बता दीजिए लगे हाथ। हमको मान लीजिए कुछ इंदौर भेजना हो, इंदौर से रीवा भेजना हो, तो उस ऐप से भेज सके। तो उस ऐप का नाम है रेल वन। क्या नाम है, रेल वन ऐप के माध्यम से आप लगेज की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो आगे बढ़े, ठीक है। अब एक बात और, रेलवे की बात आ गई है, तो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। भारत की पहली रेल, भारत की पहली रेल, ठीक है। मुझे पता है आप में से मोस्ट ऑफ लोग इस क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन हमने इस क्वेश्चन के पीछे एक छोटा सा लॉजिक छोड़ा, और उस लॉजिक को आज आप क्रैक करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आज आप पूरे इंडिया में पहला ऐसा करंट अफेयर, पहली ऐसी जानकारी पढ़ने जा रहे होंगे जब आपको पता चलेगा भारत की पहली रेल कब चली। 100% मैं कह रहा हूं, आप लोग अधिकांश लोग 1853 इसका आंसर देने हो। सर आपको कैसे पता, आप तो बहुत बड़े वो निकले, जादूगर निकले, आपको पता चल गया कि हम क्या आंसर देने वाले हैं। हमें पता है ना कि आप क्या आंसर देने वाले हैं। यहाँ पे पहली रेल की बात करिए, ध्यान रखिएगा, हमने कहीं भी नहीं लिखा है कि पहली यात्री रेल या पहली भाड़ा रेल या मालगाड़ी, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली मालगाड़ी कब चली, और दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली यात्री गाड़ी कब चली, यात्री ट्रेन कब चली। देखे, है मजेदार क्वेश्चन। अभी तक आप जनरली ये वाले पढ़ते आए, ठीक है, यात्री गाड़ी। आज आपको पता चलेगा मालगाड़ी कब चली। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1851 में भारत की पहली मालगाड़ी चली थी उत्तराखंड में। कहाँ चली थी, उत्तराखंड में। यानी कि आपको जो डेट याद है उसके भी 2 साल पहले भारत में ट्रेन चल चुकी थी, कहाँ, उत्तराखंड में। अब बात आते हैं अब आप वाले क्वेश्चन में कि कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853। ये डेट जनरली सबको याद रहती है कि पहली यात्री गाड़ी कब चली थी। आपको पता है मुंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर की चली थी। ये भारत की पहली गाड़ी थी। लेकिन आज आपकी जानकारी में एक नया फैक्ट जुड़ गया, क्या, भारत की पहली मालगाड़ी कब चली थी, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1851 में उत्तराखंड में चली थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बात अगली जानकारी आपको दे दे। अभी अभी भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है। कौन सी ट्रेन चलाई है? हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है, जो बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन पर आधारित है, यानी कार्बन उत्सर्जन इसका लगभग क्या है? जीरो है। अब आपको बताना है कि सर ये ट्रेन पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। कैसी है ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। तो आपको बताना है सर ये वाली हाइड्रोजन ट्रेन कौन से राज्य में चली। तो ध्यान रखिएगा, जिस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन चली उस राज्य का नाम है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 28 राज्य है, 28 तुक्के मार सकते हैं, फटाक से भर दीजिए कमेंट बॉक्स में तुक्कों से और बता दीजिए कि आप में से एक कोई क्या होने वाला है, सही होने वाला है। मैं तो चाहता हूं जितने लोग कमेंट मारे ईश्वर करे सबके कमेंट बिल्कुल सही हो, सबके आंसर बिल्कुल सही हो। और मुझे उम्मीद है आपने बताया होगा, वो राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई। हरियाणा में भी कहां से कहां तक चलाया गया? इस ट्रेन क्या था? जिंद से सोनीपत। कहां से कहां तक? जिंद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलाई गई। सर ये भी बता दीजिए कि इसमें जो इंजन लगा है, इंजन की क्षमता क्या है? इंजन की क्षमता क्या है? पूरा लिख देता हूं कि सर ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर इंजन की क्षमता कितनी है। इंजन की क्षमता कितनी है? तो इंजन की क्षमता है 3200 एचपी। सर व्हाट इज एचपी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम? नो, इट इज नॉट हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इट मीन्स हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। चलिए हॉर्स पावर की बात आ ही गई है, तो फटाक से बताइए एक हॉर्स पावर में एक एचपी में कितने वॉट होते हैं। और दूसरे आपको बताना है, पहला यहाँ पे दो प्रश्न आपके बनाते हैं, ठीक है, यहीं से दो प्रश्न बनाते हैं। पहला, हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? शक्ति की है, कार्य की है, बल की है, किसकी यूनिट है हॉर्स पावर? ठीक है, ये किसकी यूनिट है? पहला क्वेश्चन, हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? ठीक है। दूसरा, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? फटाक से बताइए, फटाक से बताइए कितने वॉट होते हैं। एक प्रश्न और दूंगा आपको, पक्का दूंगा। आपका इतना एक्सरसाइज करा दूंगा ना दिमाग का, इतना मजा आ जाएगा करंट अफेयर पढ़ने में। आपको लगेगा सर करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे थे, आपने तो ऐसे ऐसे प्रश्न क्लियर करा दिए जो हम बहुत दिन से देखे नहीं थे, बहुत दिन से पढ़े नहीं थे, रिवीजन नहीं हो पा रहा था। सर आपने सब कुछ क्लियर करा दिया। धैर्य रखिए, लक्ष्यवीर में आए हैं, जाया नहीं जाने देंगे। सिलेक्शन तो करवा के मानेंगे, और करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ये लक्ष्यवीर के ऊपर छोड़ दीजिए, ये लक्ष्यवीर की गारंटी है, ये हर्ष सर की गारंटी है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। एक एचपी जो है, हॉर्स पावर जो किसकी यूनिट है? ध्यान रखिएगा, ये शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। दूसरी बात, एक हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 746 वॉट। कितने वॉट? 746 वॉट बराबर होता है एक हॉर्स पावर। यहीं से एक और प्रश्न आपको जोड़ के निकाल के देते हैं, और ध्यान रखिएगा, अगर केवल हॉर्स पावर पूछेगा तो 746 वॉट, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया कि एक ब्रिटिश हॉर्स पावर बराबर हाउ मेनी वॉट, तो ये भी आपको बताना है कितना होता है। जल्दी जल्दी लगाइए, तो कहीं यहाँ पे 746 हुआ तो यहाँ पे कितना होगा? ब्रिटिश हॉर्स पावर बराबर हाउ मेनी वॉट, कितने वॉट होते हैं। उम्मीद करता हूँ सबने सही बताया होगा। ध्यान रखिएगा 736 वॉट बराबर होता है एक बीएचपी। 736 वॉट बराबर होता है एक बीएचपी। क्लियर है दोस्तों? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेन की बात आई है, तो ट्रेन की बात में एक छोटा सा बात और आपको बता दे, एक छोटी सी बात आपको और बताना है कि सर भारत में रेलवे जोन कितने हैं? सर भारत में रेलवे जोन कितने हैं? भारत में रेलवे जोन कितने हैं? आपको रेल से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर करा देते हैं ना, काहे की टेंशन है। बने रहिए, बैठे रहिए, खाना पीना खाते रहिए, करंट अफेयर देखते रहिए। अब तो घर में माहौल बना है बिल्कुल, क्या दिक्कत है। मोबाइल लिए घूमते टहलते चले गए, मार्केट वार्केट घूम के चले आए, कान में ठेपी खोसे और घूम रहे हैं बढ़िया मार्क लगाए, और पूरा मार्केट घूम घाम के चले आए। करंट अफेयर भी क्लियर हो गया, मार्केट भी घूमना हो गया, चाउमीन साउमीन फुल्की चाट सब हो गया उतने में। और यहाँ हर सर की क्लासों नहीं रुक रही है, बराबर चल रही है एकदम धड़ाधड़। ठीक है, अब भारत में रेलवे जोन कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत में रेलवे जोन है कितने? 18 रेलवे जोन है। और मध्य प्रदेश में इन 18 में से एक रेलवे जोन कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और जल्दी से आप हमको ये बताइएगा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो रेलवे जोन है, उस रेलवे जोन का नाम क्या है? फटाक से बताइए।
फटाक से बताइए। जो मध्य प्रदेश की तैयारी करें वो बता ही देंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है उसे कहते हैं पश्चिम मध्य रेलवे। क्या कहते हैं? पश्चिम मध्य रेलवे। सर आप करंट अफेयर पढ़ाते-पढ़ाते बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। बिल्कुल क्लियर करेंगे। हमारा काम ही है क्लियर करना ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न आपको और पूछते हैं जबलपुर से जोड़ के। सर एक बात बताइए, जबलपुर में जबलपुर को कौन-सी राजधानी बोला जाता है मध्य प्रदेश की? जबलपुर को मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी बोला जाता है? कमेंट बॉक्स अब तक तो भर जाना चाहिए। बताएं कौन सी राजधानी? तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर को जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यायिक राजधानी कहा जाता है। सर और कुछ भी कहते हैं क्या? सर तो हमने न्यायिक राजधानी के अलावा भी कुछ सुना है। तो ध्यान रखिएगा, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप क्योंकि श्रोता बहुत अच्छे हैं और कान सेन है तो आपने सही सुना होगा। तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कार राजधानी, ये कई बार संस्कार धानी भी बोलते हैं। यस और नो? ये तो आपने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि जबलपुर को संस्कार धानी कहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को संस्कार धानी बोलने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे। वो जब जबलपुर आए थे तब उन्होंने यहाँ के संस्कारों को देखा और इसको नाम दे दिया संस्कार धानी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? और जबलपुर जो बसा है वो जवाली ऋषि के नाम पे बसा है। इसका सही नाम था जवालीपुरम और इसको पहले हम त्रिपुरी के नाम से भी जानते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी और फिर जब हम मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएंगे तो हम वहां पर देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? प्रश्न क्या है? किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। किसने लिया है? अक्षर पटेल, रोहित शर्मा, शिखर धवन या अजिंक्य रहाणे? तो बिल्कुल सही जवाब आपका, अजिंक्य रहाणे ने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अजिंक्य रहाणे जो कि एक उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे और इसके अलावा व्यक्तित्व के भी धनी आदमी थे। ये मानिए कि एक प्रकार से जेम्स हैं भारत के, जिन्होंने अभी क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अजिंक्य रहाणे के बारे में बात करें, क्योंकि संन्यास लिए हैं तो कई बार इनसे प्रश्न जरूरी हो जाता है। सर इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 85 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने टेस्ट मैच खेले हैं? 85 टेस्ट मैच खेले हैं। सर इन्होंने वनडे कितने खेला है? तो इन्होंने 90 वनडे मैच खेले हैं। सर 2020 कितने खेले हैं? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 20 कितने? इन्होंने इन्होंने 20 T20 खेले हैं। यस और नो? सर एक बात बताइए, अगर ये टेस्ट मैच खेले हैं तो शतक भी लगाए होंगे, वनडे मैच खेले हैं तो शतक भी लगाए होंगे। तो सर बता दीजिए कितने शतक लगाए? तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट मैच में इन्होंने 12 शतक लगाए। कितने शतक लगाए हैं? 12 शतक लगाए हैं। क्लियर है दोस्तों? और सर इन्होंने वनडे में कितने शतक लगाए हैं? तो 3 शतक लगाए हैं। सर 2020 में भी कोई शतक लगाए हैं क्या? 2020 में कोई शतक नहीं लगाए। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इतने बढ़िया प्लेयर हैं जिन्होंने जिन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कप्तानी किया था और ऑस्ट्रेलिया के जबड़े में हाथ डाल करके जीत निकाल के लाए थे। यानी भारतीय टीम जब बहुत कम रनों में ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद भी अजिंक्य रहाणे वहां पे भारतीय टीम को जिता दिए थे एज ए कप्तान। ठीक है, और इन्होंने अपना आखिरी मैच जो खेला आखिरी मैच इन्होंने खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। और कब खेला सर? 2023 में खेला। यानी 2023 से ये क्रिकेट खेल भी नहीं रहे थे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, आज का हमारा जो अगला और आखिरी प्रश्न है वो क्या है कि नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नो मेडल? तीन ही मेडल होते हैं, तो चौथा ऑप्शन क्या है? नो मेडल। अब जो लोग बुद्धिमान होंगे फिर से एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए होंगे। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई मेडल जीते होंगे। तो एक ऑप्शन तो अपने आप हट गया, यानी कि बचे कितने? तीन ऑप्शन। अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो आपके सही होने की संभावना 33% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 33% हो जाती है। तो बताइए, भावनाओं में बह के आंसर मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर भावनाओं में बह के आंसर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है भावनाओं में बह के आप गोल्ड ही बताएंगे।
लेकिन गोल्ड सही आंसर नहीं है। ठीक है, गोल्ड सही आंसर नहीं है। तो सर सही आंसर क्या है? सही आंसर है सिल्वर। सही आंसर क्या है? सिल्वर मेडल जीता है। और सिल्वर मेडल में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सर इन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया है, तो इन्होंने 85-83 याद रखिएगा, 85.83 मीटर का इन्होंने क्या किया है? थ्रो किया है। क्लियर दोस्तों? सर कौन दुनिया में पैदा हो गया जो नीरज चोपड़ा को हरा दिया हमारे? एक है, एक हमारे पड़ोसी देश का आदमी है और एक उसी देश का आदमी जिस देश का रावण था। यानी कहाँ का आदमी है सर गोल्ड जीतने वाला? गोल्ड जीतने वाला जो प्लेयर है उसका नाम है रोमेश थरंगा। क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है रोमेश थरंगा। रोमेश थरंगा। आई बात समझ में? ये कहाँ का है सर? हमने बता दिया, ये वहीं का है जहाँ का रावण है। कौन? कहाँ का? श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, किसी को डिफेम करने की मेरी कोई वो नहीं है, मंशा नहीं है। चलिए आगे। सर ये भी बता दिए कितना थ्रो फेंक लिया, ये कितना ज्यादा फेंक लिया? तो इन्होंने 89.75 मीटर का थ्रो फेंक करके कौन सा पदक जीते? गोल्ड जीते। कौन सा जीते? गोल्ड जीते। तो यहाँ पे ना केवल आपका नीरज चोपड़ा का क्लियर हुआ, बल्कि क्या क्लियर हुआ? रोमेश थरंगा का। अब आप लोग सोचिए नीरज चोपड़ा लोग कितने बड़े, कितने महान प्लेयर हैं, कितनी कठिनाइयों से, कितने मतलब पिछड़े हुए फैमिली बैकग्राउंड से निकलने के बाद वहां तक पहुंचे जहां तक उन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया और अब कौन सा मेडल जिताया? सिल्वर। इनको देख के ही भारत के हर घर में हर माँ बाप को एक प्रेरणा मिलती है कि हमको अपने बच्चे को रोकना नहीं है स्पोर्ट्स में जाने से, उनको जाने देना है। उनका पर्सनालिटी इनहेंस होती है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, कहीं ना कहीं वो नाम करते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक चीज है जो भारत में बहुत तेजी से उभर रहा है और ऐसे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के पीछे नीरज चोपड़ा जैसे महान खिलाड़ियों की एक क्या है? भूमिका भी बहुत ज्यादा है। ऐसे व्यक्तियों को मेरा सत सत नमन है, सादर प्रणाम है, जो लगातार स्पोर्ट्स को अपने स्तर पे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर आज देश के बहुत सारे युवा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चले हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और साथ ही समझ में आया होगा उससे जुड़ा स्टैटिक। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, हमारा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।